हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों आज एक नई सीरीज से बात करते हैं वंशानुक्रम या आनुवंशिकता। दूसरा इसका पार्ट होगा वातावरण, यानी आनुवंशिकता और वातावरण किसे कहते हैं। एक होती है आनुवंशिकता, वंशानुक्रम, ये दोनों सेम होते हैं। एक होता है आनुवंशिकी, फिर उसके बाद पढ़ेंगे वातावरण। वंशानुक्रम किसे कहते हैं, आनुवंशिकी किसे कहते हैं, वातावरण किसे कहते हैं, गुणसूत्र किसे कहते हैं, गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, फिनोटाइप्स किसे कहते हैं, जीनोटाइप्स किसे कहते हैं। ये सारी बातें हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। इस वाली वीडियो में आपको कंपलसरी 2 से 3 क्वेश्चन मिलने के पूरे चांस रहते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आनुवंशिकता या वंशानुक्रम किसे कहते हैं। तो ये दोनों दोस्तों एक ही होता है। देखो इसे किसे कहते हैं, माता पिता से जो गुण संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं, उन गुणों को वंशानुक्रम या आनुवंशिकता कहते हैं। यानी माता पिता से जो गुण संतानों पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं उनको हम वंशानुक्रम या आनुवंशिकता कहते हैं। यानी जब एक माता पिता से जो गुण संतानों में ट्रांसफर होते रहते हैं, कहते हैं अब आपने सुना होगा गुणसूत्र कितने होते हैं, 40 होते हैं। कितने जोड़े में होते हैं, 23 में होते हैं। एक माता से मिलता है, एक पिता से मिलता है। कौन कौन से होते हैं अभी आगे हम पढ़ेंगे। कितने कभी कि इसकी चाल बिल्कुल मम्मी जैसी है, इसका बात करने का तरीका पापा जैसा है। जो गुण हमें मिले हैं उन गुणों को हम क्या कहते हैं, वंशानुक्रम या आनुवंशिकता कहते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों आनुवंशिकी। ये थोड़ा डिफरेंट है दोस्तों। आनुवंशिकता या वंशानुक्रम है तो बात एक है, आनुवंशिकी है वो क्या होता है। देखो माता पिता से जो गुण संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं उन गुणों के कारणों का अध्ययन ही या उनकी विधियों का अध्ययन ही आनुवंशिकी कहलाती है। आनुवंशिकी कहलाती है जब माता पिता से जो गुण संतानों में ट्रांसफर होते हैं उन गुणों के कारणों का अध्ययन या उन विधियों का अध्ययन क्या कहलाती है, आनुवंशिकी कहलाती है। यानी माता पिता से जो गुण ट्रांसफर हो रहे हैं उनका अध्ययन करना या उनकी विधियों का अध्ययन करना आनुवंशिकी कहलाती है। आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर उनके कारणों का अध्ययन हो रहा है या उनकी विधियों का अध्ययन हो रहा है तो दोस्तों आपको लगाना है आनुवंशिकी। अगर उसमें माता पिता से जो वो ट्रांसफर हो रहे पीढ़ी दर पीढ़ी लेकिन अध्ययन नहीं हो रहा है दोस्तों, तो आपको लगाना
वंशानुक्रम या आनुवंशिकता। अब आप ये मत सोच लेना कि माता पिता से जो गुण संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं, बस आपने लगा दिया वंशानुक्रम। आगे भी आपको पढ़ना है कि उनकी विधियों का अध्ययन तो नहीं कर रहा, उनके कारणों का अध्ययन तो नहीं कर रहा। अगर कारणों का अध्ययन कर रहा है दोस्तों तो आपको लगाना आनुवंशिकी, अगर कारणों का अध्ययन नहीं कर रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हो रहे हैं, तो लगाना है वंशानुक्रम या आनुवंशिकता। ठीक है दोस्तों, नोट कर लो इसको। कंपलसरी आपको यहां से इसको बोलते हैं ये और इसको बोलते हैं ये। अगर कारणों का अध्ययन हो तो आनुवंशिकी, अगर ट्रांसफर हो पीढ़ी दर पीढ़ी तो वंशानुक्रम या आनुवंशिकता। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखो अब यहां पर बात आती है कि गुणसूत्र कितने होते हैं। गुणसूत्र कितने हमारे दोस्तों? 46 हैं। जोड़े कितने हमारे? जोड़े कितने दोस्तों? 23 हैं। अब माता में कितने पाए जाते हैं दोस्तों? माता में पाए जाते हैं x। पिता में कौन से पाए जाते हैं दोस्तों? x, y। ठीक है, अगर x और x मिलेंगे तो दोस्तों क्या होगा? लड़की। अगर x और y मिलेंगे तो दोस्तों क्या होगा? लड़का। अब क्वेश्चन उसने पूछा कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46। जोड़े कितने हैं? 23। यानी 23 जोड़े माता में पाए जाते हैं, 23 जोड़े पिता में पाए जाते हैं। जब वहां पर प्रजनन होता है तो उसके बाद एक गुणसूत्र आता है माता से और एक आता है पिता से। तो माता से गुणसूत्र कौन कौन से होते हैं? x, पिता में कौन से होते हैं? x और y। अगर लड़की पैदा होगी तो x और x गुणसूत्र मिलेंगे तो किसका पैदा होगा? लड़की होगी। अगर गुणसूत्र मिलते हैं x और y तो क्या पैदा होगा? लड़का। ये यूपी टेट में 2 से 3 बार पूछा गया। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा पढ़ते हैं। देखो नोट डाल के आपको यहां पर लिखना है वंशक्रम इनटू वातावरण इज इक्वल टू व्यक्ति। ठीक है दोस्तों, यानी वंशानुक्रम कितना होगा दोस्तों? 30% हमें मिलेगा। एक बात करें, और वातावरण हमें कितना मिलेगा? 70% मिलेगा। तब जाके एक व्यक्ति का निर्माण होगा 100%। आप इस बात को मानते हैं कि एक आईएएस का बच्चा आईएएस बन सकता है? जी नहीं, लेकिन एक गरीब का बच्चा आईएएस बन सकता है, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा हाथ किसका होता है? वातावरण का। मम्मी पापा से जो हमें स्ट्रक्चर मिलता है, फिर उसके बाद जो हमें एक ऐसा वातावरण मिलता है, उसी के हिसाब से हमारी बुद्धि का, हमारी योग्यता का, हमारी सामाजिक भावना का विकास होता है। ठीक है दोस्तों, तो एक ये लिख लो। अगर क्वेश्चन में आता है कि वंशक्रम या वंशानुक्रम इनटू वातावरण इज इक्वल टू क्या होता है, तो ऑप्शन में आपको लगाना व्यक्ति। बालक मत लगा देना, कौन लगाना? व्यक्ति। अब देखो दूसरा पॉइंट, मॉन्टेग्यू व सीलफेल्ड ने बताया कि एक गुणसूत्र बराबर कितने जीन्स होते हैं? 3000 जीन्स होते हैं। एक गुणसूत्र बराबर कितने जीन्स होते हैं दोस्तों? 3000 जीन्स होते हैं। यानी गुणसूत्र कितने? 46। अब दूसरा आता है, जीन्स ही व्यक्ति की योग्यता एवं गुणों के निर्धारक होते हैं। यानी किसी व्यक्ति की योग्यता, उसमें गुण कितने हैं, अच्छे या बुरे, उसका निर्धारण कौन करता है? जीन्स। एक गुणसूत्र बराबर कितने होते हैं?
3000 जीन्स होते हैं। कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46। जोड़ कितनी है? 23। माता में कौन कौन से पाए जाते हैं? XX। पिता में कौन से पाए जाते हैं? X और Y। X और X मिलने पे क्या होता है? लड़की। X और Y मिलने पे क्या होता है? लड़का। वंशक्रम इंटू वातावरण इज इक्वल टू व्यक्ति। अगर एक व्यक्ति का निर्माण हो रहा है पूर्ण रूप से तो उसमें 30% हाथ होगा वंशानुक्रम का और 70% हाथ होगा वातावरण का, तब जाके उसका निर्माण होगा 100%। अगर ये पूछे कि एक गुणसूत्र बराबर 3000 जीन्स किस मनोवैज्ञानिक ने बताए, तो मॉन्टेग्यू व सीलफेल्ड नामक ने मनोवैज्ञानिक ने बताया कि एक गुणसूत्र बराबर होते 3000 जीन्स। अगर ये पूछे कि व्यक्ति की योग्यता कौन निर्धारित करता है, जीन्स निर्धारित करते हैं। आप इनको नोट कर लीजिए। मैं अभी यहां पर देखो इधर और लिख दे रहा हूं, आप इधर लिख लेना। वंशानुक्रम का आधार कोशिका यानी सेल को माना गया है। अगर दोस्तों ये पूछे कि आनुवंशिकता या वंशानुक्रम की सबसे छोटी इकाई, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा, वंशानुक्रम की सबसे छोटी इकाई कौन है? कोशिका। ठीक है दोस्तों, अब जो तीसरी मैं लाइन लिख रहा हूं ये सीटेट में कई बार पूछी गई है। देखो, वंशानुक्रम को एक स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। अब स्थिर सामाजिक संरचना कैसे माना जाता है दोस्तों? अगर मम्मी पापा से हमें हमारी आंख मिली है नीली कलर की, तो क्या वो 2 साल बाद ब्लैक कलर की हो जाएंगी? नहीं। यानी मम्मी पापा से जो हमें स्ट्रक्चर मिला है वो हमेशा ऐसा ही रहेगा। अगर मम्मी पापा का रंग गोरा है तो हमारा रंग गोरा होगा, अगर मम्मी पापा का रंग काला है तो उनका काला होगा। यानी जो भी मम्मी पापा से मिलता है वो हमेशा स्थिर रहता है। ऐसा नहीं कि मम्मी पापा से कुछ और मिला है आगे जाके वातावरण जाके कुछ और हो जाए। इस वजह से वंशानुक्रम को क्या माना जाता है? एक स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। वंशानुक्रम का आधार क्या है? कोशिका होता है। यानी मूल आधार क्या है? वंशानुक्रम की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका यानी सेल होती है। जैसे हम मकान का निर्माण करते हैं तो एक एक ईंट बनाकर उस मकान को पूरा बिल्डिंग को खड़ा करते हैं, ऐसे ही जब हमारे शरीर का निर्माण होता है तो एक एक कोशिका मिलकर हमारे पूरे शरीर का निर्माण करती हैं। अगर ये पूछे एक गुणसूत्र बराबर कितने जीन्स हैं? 3000 जीन्स ही व्यक्ति की योग्यता और गुणों के निर्धारक होते हैं। वंशानुक्रम इंटू वातावरण किसको लगाना है? व्यक्ति को लगाना है। गुणसूत्रों की संख्या कितनी? 40। जोड़ कितने? 23। XX Y। आप इसको नोट कर लीजिए। यहाँ से आपको कंपलसरी क्वेश्चन मिलने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। वंशानुक्रम किसे कहते हैं, आनुवंशिकी किसे कहते हैं, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब आती हैं दोस्तों इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसकी। डेफिनेशन जेम्स ड्रेवर के माता पिता से संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी
गुणों के हस्तांतरण को वंशानुक्रम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक आती है रूथ बेनेडिक्ट। देखो, माता पिता की विशेषताओं का योग ही वंशानुक्रम कहलाता है। ठीक है, एक आती है BN झा। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का योग होता है। ये इसकी 3 डेफिनेशन है दोस्तों, यहां से आपको एक मिल जाएगी। BN झा की वेरी इंपॉर्टेंट और जेम्स ड्रेवर की ये भी पूछ ली जाती है कि माता पिता से संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों के स्थानांतरण को वंशानुक्रम कहते हैं। ये किसने कहा? जेम्स ड्रेवर। माता पिता की विशेषताओं का योग ही वंशानुक्रम कहलाता है, जो संतानों में ट्रांसफर होती है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का, यानी जब एक माता पिता से बच्चे में जितनी भी विशेषताएं आई हैं उसका संपूर्ण योग ही वंशानुक्रम कहलाता है। ये किसने कहा है? BN झा ने। आप इनको नोट कर लीजिए। यहां से कंपल्सरी एक आ जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखो, नोट पहला लिखना हमें फिनोटाइप्स। CTET में कई बार पूछा गया फिनोटाइप्स कैसे कहते हैं, जीनोटाइप्स कैसे कहते हैं। देखो, फिनोटाइप्स माता पिता से जो गुण संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होकर प्रदर्शित होते हैं, या दिखाई देते हैं, क्या कहलाते हैं? फिनोटाइप्स कहलाते हैं। जैसे आंखों का रंग, शरीर का रंग। ठीक है दोस्तों, दूसरा आता है
जीनोटाइप्स। देखो दोस्तों, माता पिता से जो गुण संतानों में स्थानांतरित तो होते हैं, लेकिन प्रदर्शित या दिखाई नहीं देते। वो क्या कहलाते हैं? जीनोटाइप्स कहलाते हैं। जैसे संवेग, चरित्र, बुद्धि। अब यहां से आपको समझना क्या है कि फिनोटाइप्स किसे कहते हैं दोस्तों और जीनोटाइप्स किसे कहते हैं। देखो कैसे, यानी माता पिता से जो गुण संतानों में ट्रांसफर हो रहे हैं और हमें दिखाई भी दे रहे हैं, प्रदर्शित भी हो रहे हैं, उनको बोलते हैं फिनोटाइप्स कहा जाता है। जैसे आंखों का रंग है, अगर मम्मी पापा की आंख ब्लू कलर की हैं तो हमें दिखाई देती हैं। अगर शरीर का रंग सांवला है, गोरा है, तो वो क्या कहलाता है? हमारा फिनोटाइप्स कहलाता है। जीनोटाइप्स माता पिता से गुण ट्रांसफर तो हो रहे हैं लेकिन वो प्रदर्शित नहीं हो रहे और दिखाई नहीं दे रहे। जैसे संवेग है, ट्रांसफर भी होता है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। ऐसे ही चरित्र, ऐसे ही बुद्धि है, यानी जो ट्रांसफर हो जाए और दिखाई दे वो कहलाता है फिनोटाइप्स। जो ट्रांसफर हो जाए लेकिन प्रदर्शित नहीं हो और न दिखाई दे वो कहलाता है जीनोटाइप्स कहलाता है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछेगा सीटेट में और यूपीटेट में, आप इनको अच्छे से याद करना, नोट कर लीजिए आप दोस्तों इनको। आगे चलते हैं दोस्तों। अब आता है वंशानुक्रम का प्रभाव। देखो आनुवंशिकता है, वंशानुक्रम का प्रभाव किस किस पर पड़ता है। देखो पहला, देखो शरीर पे बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर किसी माता पिता काले हैं तो उनकी संतान भी काली होगी, अगर किसी के माता पिता लंबे हैं तो उनकी भी संतान लंबी होगी। ठीक है दोस्तों। दूसरा, बुद्धि पर कैसे पड़ता है कि एक गोडार्ड हमें पढ़ना है, इसमें गोडार्ड ने कहा है कि मंदबुद्धि माता पिता की संतान मंदबुद्धि और तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि वाली होती है। लेकिन वर्तमान में देखें तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर गोडार्ड पढ़ेंगे तो उन्होंने कहा है मंदबुद्धि माता पिता की संतान मंदबुद्धि और तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान और तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि वाली होती है। लेकिन वर्तमान में देखें तो ऐसा नहीं है। एक गरीब का बच्चा आईएएस बन सकता है, एक गरीब का बच्चा टीचर बन सकता है, लेकिन एक पढ़े लिखे का बच्चा बिल्कुल ड्रिंकर बन जाता है। तो अगर गोडार्ड पढ़ेंगे तो ये होता है। लेकिन वंशानुक्रम का प्रभाव तो पड़ता है क्योंकि 30% मिलती है हमें। एक आता है संवेग पर।
संवेग पर कैसे आता है दोस्तों कि माता पिता में से किसी एक की जो संतान होती है माता पिता से जो संतान होती है, किसी न किसी एक को गुस्सा जरूर आता है। अगर मम्मी को गुस्सा आ रहा है तो उनकी होने वाली संतान उनमें से किसी एक को भी गुस्सा जरूर आता है दोस्तों। अगर पापा को गुस्सा आ रहा है तो फिर पापा को भी आएगा, यानी किसी एक का तो संवेग ट्रांसफर होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है चरित्र पर। नेक्स्ट कौन सा आता है? अब चरित्र कौन सा होता है? जिनकी आदतें, व्यवहार, रहने का तरीका, ये सब किस पे आता है? चरित्र पर। इनका भी माता पिता का वो ट्रांसफर होता है। तो ये बुद्धि वंशानुक्रम पर होता है। ये था दोस्तों वंशानुक्रम, आप इनको नोट कर लीजिए। अब पढ़ते हैं वातावरण यानी पर्यावरण। आगे चलते हैं। अब आता है दोस्तों वातावरण या पर्यावरण। ये दोनों दोस्तों सेम है, ठीक है। गलत मत समझ लेना, अलग मत समझ लेना इनको कि पर्यावरण अलग है, वातावरण अलग है। पर वातावरण का एक शाब्दिक अर्थ नहीं मिल पा रहा तो फिर पर्यावरण को लाया गया, ठीक है। एक भौतिक वातावरण होता है वो अलग होता है। देखो अगर हम पर्यावरण की बात करें, बराबर परधन आवरण, पर का मीन्स क्या होता है? चारों ओर से। आवरण का मीन्स क्या होता है? ढकना या घेरे हुए, यानी वह वस्तु जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है वो पर्यावरण या वातावरण कहलाती है। एक आता दोस्तों इसके साथ ही भौतिक वातावरण। अब ये अलग है, ये अलग है। कैसे? भौतिक वातावरण, यह वातावरण वह वातावरण होता है, यह वातावरण मनुष्य द्वारा निर्मित होता है, जिसे व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए निर्मित करता है, जो परिवर्तनशील होता है। यानी ऐसा वातावरण जो मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए निर्मित करता है वो क्या कहलाता है? भौतिक वातावरण। जैसे हम चेंज कर सकते, जैसे अभी गर्मी बहुत पड़ रही है, हम एसी लगा लें तो क्या हो गया? वो चेंज हो गया। ठंड बहुत पड़ रही है, हीटर चला लें, अगर कूलर चला लें, पंखा चला लें, जो कुछ भी होगा वो हम अपने स्वार्थ के लिए जिसको हम तैयार करेंगे, उसका निर्मित करेंगे, जो परिवर्तनशील होता है, जो मानव द्वारा निर्मित होता है, वो कौन सा वातावरण कहलाता है? भौतिक वातावरण। लेकिन जो प्राकृतिक होता है, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, जो हमें चारों ओर से घिरे हुए, नदी, पहाड़, पेड़ पौधे, झरना, जो कुछ भी हमें घिरे हुए बादल, वो क्या है? पर्यावरण या वातावरण कहलाता है। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। यहाँ से आपको ये समझना जरूरी है, ये तो आप जानते होंगे, आपने पहले भी पढ़ा है, जब से आप पढ़ते आए हैं तब से पढ़ाई होगा। आगे चलते हैं। अब आते हैं दोस्तों इसकी डेफिनेशन।
सबसे पहली आती है एनास्टेसी की। देखो, पर्यावरण वह हर चीज है जिसने जीवन के अलावा व्यक्ति को प्रभावित किया है। ठीक है दोस्तों, एक दूसरी आती है वुडवर्थ की। इन दोनों को इंपोर्टेंट डाल लेना दोस्तों, बहुत इंपोर्टेंट है। आ भी सकते हैं सुपर टेट या सी टेट में, यूपी टेट में। वातावरण में वे समस्त बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन प्रारंभ करने के समय से प्रभावित किया है। यानी वातावरण या पर्यावरण वो है जो व्यक्ति को जीवन के अलावा प्रभावित करती है। जीवन क्या होता है? आत्मा। यानी व्यक्ति जो वातावरण है, जो पर्यावरण, वो आत्मा को प्रभावित नहीं करता। जीवन का क्या नाम दिया उन्होंने? आत्मा। बाकी वो सबको प्रभावित करता है। दूसरा वुडवर्थ ने कहा है वातावरण में वे समस्त बाह्य तत्व आ जाते हैं जो व्यक्ति को जीवन प्रारंभ, यानी व्यक्ति का जब से जन्म होता है और मरते दम तक वो उसको प्रभावित करते रहते हैं, वो कहलाता है वातावरण। आप इनको नोट कर लीजिए, है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी से आती सी हैं ये। सुपर टेट में इनमें से एक चांस है अब की बार आने के। आगे चलते हैं, वातावरण के कारक। देखो, अब इसके कारक हैं 4। ठीक है दोस्तों, पहला भौगोलिक कारक, दूसरा सामाजिक कारक, तीसरा सांस्कृतिक कारक, नेक्स्ट आर्थिक। ये 4 कारक हैं, यानी वातावरण के जो व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। देखो, पहला कौन सा है? देखो, भौगोलिक कारक व्यक्ति के विकास को प्रभावित करता है। जिन प्रदेशों की जलवायु
जिन प्रदेशों की जलवायु ठंडी होती है वहाँ के लोग गोरे, शांत स्वभाव और बुद्धिमान होते हैं तथा जिन प्रदेशों की जलवायु गर्म होती है वहाँ के लोग काले, चिड़चिड़े व क्रोधी स्वभाव के होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बच्चे यानी बालक यानी व्यक्ति के विकास पर बड़ा इफेक्ट डालता है भौगोलिक या भौतिक कारक। जिन प्रदेशों की जलवायु ठंडी होती है वहाँ के लोग गोरे होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं, स्मार्ट होते हैं और बुद्धिमान होते हैं। लेकिन जिन प्रदेशों की जलवायु काली होती है, गर्म होती है, वहाँ के लोग काले, चिड़चिड़े और क्रोधी स्वभाव के होते हैं। ये किस में आता है? भौगोलिक में। दूसरा कौन सा? सामाजिक कारक। देखो इस कारक के द्वारा व्यक्ति का विकास प्रभावित होता है। प्रत्येक समाज के रीति रिवाज, कानून और परंपराएं अलग अलग होती हैं। यानी एक समाज ये है, एक समाज वो है, तो वो अपने समाज और कायदे कानून को अलग अलग अपना बनाते हैं। यानी अगर आप किसी शहर में जाएंगे तो कॉलोनियों में बटा होता है शहर, तो उस कॉलोनी में अलग समाज है, उस कॉलोनी में अलग समाज है, वो अपने अलग अलग होते हैं। एक समाज वो कुछ मना रहा है, एक समाज ये कुछ मना रहा है, एक समाज दीपावली को उस दिन मना रहा है, एक समाज दीपावली को उस दिन मना रहा है। तो प्रत्येक समाज के अपने रीति रिवाज, कायदे कानून अलग अलग होते हैं। उसे कौन सा कहते हैं? सामाजिक कारक कहते हैं। एक समाज होता है मृत समाज, जो प्राचीन परंपराओं से ग्रसित है, रूढ़बद्ध धाराओं से ग्रसित है। एक समाज है जीवित समाज, जो बदलते प्रकार के अनुसार अपने आप में परिवर्तन करता है, तो इसका भी प्रभाव व्यक्ति के विकास पर पड़ता है। अगर आप रूढ़बद्ध समाज में जाएंगे, बिल्कुल एक तरह से प्राचीन परंपराओं वाला समाज है, तो आपका उसमें विकास ढंग से नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप एक आधुनिक या एक जीवित समाज में जाएंगे, जो बदलते पर्यावरण के अनुसार अपने आप में परिवर्तन करता है, तो उसमें आपका विकास अच्छे से होगा। आप इनको नोट कर लीजिए। फिर आपके बाद सांस्कृतिक कारक और आर्थिक कारक पढ़ते हैं। अगर ये पूछे कि पर्यावरण या वातावरण के कारक कितने, तो 4 हैं: भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। उसके बाद तीसरा आता है देखो, सांस्कृतिक कारक किसे कहते हैं? किसी देश की जो पहचान होती है वो संस्कृति तो होती है। देखो, किसी देश की पहचान
उसकी संस्कृति से होती है। प्रत्येक राज्य की अपनी संस्कृति होती है, जैसे रहने का ढंग, त्योहार मनाने का ढंग, कपड़े पहनने का ढंग, खाने का ढंग। एक और रह गया, मैं उसको भी लिख दे रहा हूं, आर्थिक कारक। अगर इसकी बात करें तो इसकी बात होती है गरीबी की। अब सांस्कृतिक कारक किसे कहते हैं कि प्रत्येक देश की जो पहचान होती है वो संस्कृति से होती है। हमारे भारत देश की जो पहचान है वो सादगी में सुंदरता है, ठीक है। अब जैसे प्रत्येक राज्य की अपनी अलग अलग संस्कृति होती है, किसी का रहने का ढंग अलग है, पहनने का ढंग है, खाने का ढंग अलग है, उत्सव मनाने का ढंग, त्योहार मनाने का सबका अपना अपना ढंग होता है। अगर हम गणेश चतुर्थी की बात करें तो इसको मनाने तो पूरे भारत में, लेकिन इसकी जो पहचान होती है वो महाराष्ट्र से होती है, तो वहाँ की वो संस्कृति है। अगर हम राजस्थान की तरफ जाएं तो वहाँ का टोपी पहनते हैं, अगर बिहार की तरफ जाएं तो उनकी भाषा अलग है, उनका त्योहार मनाने का अलग है ढंग, खाने का ढंग अलग है। यानी प्रत्येक राज्य की अपनी अलग संस्कृति होती है और सबका अपना अलग अलग कार्यक्रम होता है। उसे हम क्या बोलते हैं? सांस्कृतिक कारक कहते हैं, ठीक है। अगर आर्थिक कारक की बात होगी तो दोस्तों बस आपको एक शब्द ध्यान रखना है, गरीबी। अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो उसका विकास ढंग से नहीं हो पाएगा। अगर एक परिवार गरीब और एक परिवार अमीर है तो जो अमीर परिवार है उसके बच्चे का विकास अच्छे से होगा, खान पान अच्छा मिलेगा, सब कुछ अच्छा मिलेगा। लेकिन एक परिवार ऐसा बिल्कुल गरीब है तो उसके बच्चे को खान पान भी नहीं मिल पाएगा, ना अच्छी शिक्षा मिल पाएगी, ना रहने का ढंग कुछ भी नहीं मिल पाएगा, तो उसका भी प्रभाव डालता है। अगर आर्थिक कारक कहीं पर भी आए दोस्तों तो आपको समझ लेना को व्यक्ति गरीब है। दोस्तों ये था वंशानुक्रम एवं वातावरण। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, आप इसको नोट कर लीजिए।